हसनाल 2 बजे घर आया था। 5 बजे फिर उसे टीवी न्यूज़ की तरफ जाना था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों में हल्के आ गए थे। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो पहले अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ। पहले उसे सख्त भूख लगी थी। फिर कुछ देर कुछ सोचता, अपने बैग में कपड़े रखता, दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ा। उसके रूम में आया तो दरवाज़ा लॉक था। 2-3 बार बाहर से हल्के से घुमाने से दरवाज़ा खुल गया था। वो स्विच बोर्ड के पास गया और लाइट ऑन की और बेड पर कंबल में लिपटे वजूद की तरफ देखा और फिर बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। ए चिलगोज़ी, उठें, मुझे खाना गर्म करके ला कर दें। वो उसके बेड पर बैठता, पहले उसके मुंह पर हाथ जमाया, फिर अपनी भूख का जिक्र किया, कहीं वो चीख ही ना पड़े। छोड़ो, उठो। मनाल, जिसकी आंखें उसके अपने ऊपर हाथ पड़े रहने से खुली थी, वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई, जो उसके ऊपर झुका था। चुप, हटाता हूँ मैं हाथ, आपकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। वो उसकी हैरत से फटती आंखें देख आराम से बोला, क्या क्या मसला है तुम्हारे साथ आवारा इंसान? खुद तो रात दिन आवारगियाँ करते हो, हर वक्त घर से बाहर रहता हो, रात के 2 बजे आकर खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वो उसके हाथ उठाने के बाद ज़ोर से चीखी, छोड़ें, उठें, शाबाश, मुझे भूख लगी है, खाना गर्म करके लाएं। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करता, उसके सभी चेहरे पर नज़र डालता, संजीदगी से बोला, मैं तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं हूँ जो लाट साहब को उठकर खाना ला कर दूँ। वो उसकी तरफ देखती गुस्से से बोली, मेरे बाप की मुलाजमा नहीं है, पर मेरे होने वाले 10-12 बच्चों की माँ तो हैं। चलें, शाबाश, आपको मेरे 10-12 बच्चों का वास्ता। उसके चेहरे पर संजीदगी मगर अंदाज में शरारत थी। हसनाल, तुम आज बचोगे नहीं। वो पहले तो उसकी बात सर से पांव तक सुनकर सुर्ख हुई, फिर उसके बालों को पकड़ती चीख, आप जा रही हैं या मैं आपसे करूं 2-2 हाथ? वो अपनी नींद से भरपूर आंखों को खोलता मायनी खेजी से बोला था, जा रही हूँ, ठरकी इंसान। वो उसके बालों को छोड़ती उठ खड़ी हुई, चप्पल पहनकर गले में दुपट्टा डाले बेड से उठी। उसे पता था कि वो उसके पास बैठी रही तो खामखाई वो ऐसे जबान दराजी करके उसे छेड़ता रहेगा। जबकि उसके जाने के बाद हसनाल उसके बेड पर ही लेट गया। एक तो सारा दिन काम पे रहने की वजह से, थकन की वजह से उसका बुरा हाल था, ऊपर से अब सुबह को भी निकलना था उसे। मनाल आज खाला की गैर मौजूदगी में पूरे 2 हफ्तों बाद आई थी। न खाला उसे बुला रही थी और न ताया, और जिस दिन से उनको इस हकीकत का पता चला था, उस दिन के बाद से खाला का रवैया उससे उखड़ा हुआ था। ताया अब्बू जब भी उसे देखते थे नज़रें बेरुखी से फेर कर गुजर जाते थे। एक आगा जान का रवैया उसके साथ थोड़ा ठीक था, बाकी तो उसकी सगी माँ का रवैया भी उसके साथ बदल गया था। बस एक हसनाल था जो उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था। हॉट पॉट का ढक्कन उठाया उसने तो उसमें रोटी नहीं थी। फ्रिज खोलकर देखा, सालन पड़ा था। उसने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, फ्रिज से आटा निकाला और पेड़ा बनाने लगी। रोटी तवे पर डालकर एक तरफ सालन गरम किया और दूसरे हाथ से रोटी पकाती रही। रोटी पकाने के बाद हॉट पॉट में रखी और साथ दूसरी रोटी बनाकर वो भी हॉट पॉट में रखी और सालन भी साथ रखा। कैबिनेट से बोतल निकालकर सिंक से भरकर हॉट पॉट और बॉटल एक साइड पर रखी और जो चीज़ें उसने इस्तेमाल की वो समेटी और लाइट ऑफ करके खाना ऊपर लेकर आ गई। वापस आई तो वो सोया हुआ था। वो उसके पास बैठी और हाथ आगे किया उसे उठाने के लिए, पर कुछ सोचते हुए रुक गई। उसकी बंद आंखों के नीचे गहरे हल्के उसके रत जगहों का पता दे रहे थे। वो फिक्रमंद नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो शख्स उसका कितना ख्याल रखता था, उसकी परवाह करता था, वो उस शख्स को समझ नहीं पाई थी। वो ऐसा शख्स था जो अपनी मोहब्बत का कशकोल खाली रखकर उसके खाली कशकोल को भरना चाहता था। वो मोहब्बत लेना नहीं जानता था, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत देना जानता था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसका दिल किया वो उसकी पेशानी पर बिखरे नम बालों को अपने हाथों से समेटे। हसनाल, उठो, खाना खा लो। कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू साफ करती वो उसको कंधे से हिलाती जोर से बोली थी, जी जी। हसनाल ने आंखें खोलकर उसे देखा, उठो, खाना खाओ, मेरी नींद खराब करके खुद तुम अब सो रहे हो? वो मसनूई गुस्से से बोली। हालांकि उसकी रूह सख्त बेचैन थी। वो चाहती थी कि उसके कंधे से लगकर अपने दिल का गुबार निकाले। आप इतनी मोहब्बत से चलकर नीचे गई और मेरे लिए खाना लाई हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ना खाऊं? आपके हाथों से तो मैं जहर भी ना छोड़ूं, वो भी आपके हाथों से खाकर खुशी खुशी मर जाऊं। वो कहता अपने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा था। शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा कम अज़ कम बात तो अच्छी कर ले। वो उसकी बात से दहलकर गुस्से से बोली, गोया उसका मरने की बात करना जैसे मनाल पर खंजर बनकर चला हो। आप कहना तो ये चाहती हैं कि मरें तुम्हारे दुश्मन, लेकिन आपके मुंह से बदहवासी से कुछ उल्टा निकल गया है। वो उसके चेहरे पर उड़ी उड़ी रंगत पर चोट करते हुए बोला और खाना अपने सामने रखा और खाने लगा। फिर उसके बाद तब तक ना बोला जब तक खाना खत्म ना किया था। अब मुझे 4:30 तक उठा देना आप।
मैंने फिर आवारा गर्दी के लिए जाना है। वो शरारत से बर्तन साइड टेबल पर रखते बोला, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ आवारा इंसान। वो उसकी बात पर चिढ़कर बोली, आपको भी साथ लेकर जाऊंगा, आखिर को मेरी शरीके हयात हैं, मेरे होने वाले 10-12 बच्चों की माँ, आपको साथ ले जाना कैसे भूल सकता हूँ मैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ, जंगली इंसान के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। वो उसको अपने ऊपर मायने खेज निगाहें देखकर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, नहीं, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। दोनों मियाँ बीवी मिलकर बैठकर चने बेचा करेंगे और जहन्नमियों में तकसीम किया करेंगे। वो क्या शायर ने क्या खूब कहा है ना, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। वो शेर पढ़ता उसके चेहरे पर टिकटिकी बांधते बोला, मैं तो जन्नत में भी तुम्हारे साथ ना जाऊं। वो उसकी मुसलसल खुद पर टिकी निगाहें देखकर गुस्से से बोली, तो जन्नत किस काफिर ने मांगी है, आपके साथ जाना कबूल है। वो उसके गुस्से से भरे चेहरे को देख उसे मजीद तपाते हुए बोला, अस्तगफार, फिर जब मेरे अलावा हर चुड़ैल के साथ ठड़क झाड़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आग में ही फेंकेंगे ना। उसकी बात का खफगी से जवाब दिया गया, तो फिर मेरे साथ जन्नत ही चली जाए, मैं वहाँ की हूरों के साथ भंगड़ा डाल दिया करूँगा, तब तो अल्लाह ताला आग में नहीं फेंकेंगे ना। वो जो उसको अल्लाह से डराते हुए मासूमियत से बोली थी, हसनाल को उस पर ढेरों प्यार आया था। वो उसकी बात का जवाब देता, बाजुओं से पकड़कर नरमी से उसे खुद पर गिरा गया, छोड़ो, निहायत ही फजूल इंसान हो तुम। वो उसकी चमकदार आंखों से निगाहें चुराकर हड़बड़ी में बोली, रो लें, मेरे सीने पर सर रखकर रो लें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब सांसों की डोर टूट जाए और आपके दिल में ये ख्वाहिश हसरत बनकर रह जाए। वो उसके सर को पकड़ता अपने साथ लगाता उसके कानों में गंभीर लहजे में बोला, बकवास बंद करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। वो उसके सीने से सर उठाकर उसके मुंह पे हाथ रखती दहल कर बोली थी, हाय कमाल कर दिया, आखिरकार आप भी झांसी की रानी की बहू ही निकली ना, कैसे आपने मुझ मासूम पर सितम कर दिया। वैसे बड़ी चालाक हैं आप, क्या पता आपका आखिरी दिन हो आज, इसलिए आप जहन्नुम की रट लगा रही थी ताकि मुझे भी अपने साथ नज़ारे कराती, इसलिए मुझे अपनी उम्र लगा रही है ना, कि जो थोड़ी बहुत मेरी ज़िंदगी है वो भी ख़त्म हो जाए। वो उसके दहकते चेहरे को देख अपना लहजा शरारती कर गया, वरना अपनी ज़िंदगी का तो उसे अब भी खतरा ही था। जिस ओखली में उसने हाथ दिया था वहाँ तो मौत भी कांपती थी, जिंदगी भी पनाह मांगती थी। दफा हो जाओ कमीने इंसान, मैं तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही थी, एवं फजूल में ड्रामे लगाते रहते हो। वो उसका शरारती लबो लहजा देखकर चीख पड़ी, फिर उसके सीने पर इतनी शिद्दत से रोई के हसनाल गड़बड़ा गया, उसके लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। वो उसको साथ लगाई थपकियां देता उठ बैठा था। वो सो गई थी, जबकि हसनाल वक्त उसके सोने के बाद परेशान हुआ। आखिर 4:30 बजे वो उसके रोए चेहरे को देखता, उसके बिखरे बालों पर कैचर लगाता, उसके माथे पर अकीदत भरा लम्स छोड़ता, अपना बैग उठाता बाहर निकल गया। वो घर से निकला तो फजर की अजान हो चुकी थी। उसने जल्दी से नमाज अदा की और अपने मिशन पर निकला। आज इतनी बुरी बूथी क्यों बनाई है, खामोश क्यों हो, वैसे तेरी शक्ल तो पहले ही ऐसी थी, पर गुस्से से कुछ जाहिर तो कर देता था। फुरकान ने सुबह से उसके चेहरे को देखते हुए खुशते हुए पूछा था, जब इंसान अपनी वक़्त खो दे तो उसके लिए खामोशी बेहतरीन बात होती है। वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, नदामत कभी भी खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ मेरे दोस्त, खामोशी मज़ीद तजलील से बचा लेती है। वो गहरे मगर उदास लहजे में खला को घूरते हुए बोला था, क्या हुआ है तुझे मेरा दोस्त, ऐसे परेशान तो अच्छा नहीं लगता ना। यार मैं तेरा गुस्सा बर्दाश्त कर लूँगा, तेरी गालियाँ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन तो ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा दोस्त हीरा है, वो किसी की नज़र में वक़्त क्यों खोएगा, किसी की तो तेरे आगे कोई वक़्त नहीं। फुरकान जज्बाती लहजे में बोला। वो उसका उदास चेहरा और आंखों में नमी देख नहीं पा रहा था, इसलिए दुख से बोला, किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। यार क्यों इतनी गहरी बातें कर रहा है, असल वजह तो बता। अगर तुझसे गलती हुई है तो पर्दा डाल दूंगा, गलत इक़दाम से रोक दूंगा, तेरी उदासी को ख़त्म कर दूंगा। फुरकान ने उसे मज़ीद परेशान देखते हुए उसके पास होते कहा। फिर वो उसे हर बात बता गया, हर लफ्ज़, हर गलती, गुनाह, कुछ भी नहीं छुपाया था। तुझे पता है मैंने उसकी मासूमियत को एक गलत लम्हे की जद में आके बर्बाद कर दिया। मैंने उस पर इतना जुल्म किया कि कोई ये काम करने से पहले 1000 बार सोचता, लेकिन उस पर जुल्म करते मेरा दिल नहीं कांपा। वो रोती चिल्लाती अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगती रही, लेकिन मुझ जैसे बेगैरत शख्स को शर्म तो नहीं आई। मैं कभी अपने अल्फाज से, कभी हाथों से उसके जिस्म और रूह को दाग देता रहा,
और तेरे दोस्त ने उसकी नज़र में अपना वक़्त, अपना मकाम खो दिया। वो मुझसे पनाह मांगती है, मेरे करीब जाने से उसका चेहरा ज़र्द पड़ जाता है। उसको मैं नहीं, मेरे दिए गए दर्द और सितम रुलाते हैं। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर आप तो सो जाते हैं, लेकिन मेरी रातें अज़ाबों में कटती हैं। यार अब तू ही बता, वो मासूम लड़की कैसे मुझसे मोहब्बत करेगी जो मेरी परछाई से भी डरती है। मैं उसे कैसे अपनी ज़िंदगी की तरफ। वो बातें करते करते धाड़े मार कर रोने लगा, जबकि फुरकान पहले तो साकित हुआ। वो उसे कहना तो चाहता था, लेकिन उसकी हालत के पेश नज़र रुक गया। फिर अपने सामने उस ऊंचे लंबे शख्स को देखा जो अपनी बीवी पर किए गए सितम पर बच्चों की तरह रो रहा था। फुरकान ज़िया ने अपनी 32 साला ज़िंदगी में पहली बार उस ऊंचे लंबे मर्द को अपनी 18 साला बीवी के दिए गए सितमों पर धाड़े मार मार कर रोते हुए देखा था। नादिम होते देखा, परेशान होते देखा। वो उसके गले लगा, पहली दफ़ा अपनी तकलीफ़ वो आंसुओं में बहा रहा था। यार वो तेरी बीवी है, उससे किनारा कशी मत कर, उसको जांच, उसकी मासूमियत को दोबारा कायम कर। ऐसे तो भाभी तुझसे दूर हो जाएगी। उनकी अना, उनकी शरारत, उनकी ज़िद, उनके मान को वापस ला जो उन्हें तुझ पर था। उनका सुपरमैन उन्हें वापस लौटा। अभी घर जा, ऐसे तो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा। चल घर चलते हैं, सुकून का सांस ले, ज़िंदगी अपने रूप बदलती है। वो उसके आंसू साफ करता उम्मीद का कोना उसके हाथ में पकड़ाते बोला, और कुछ दोस्त होते हैं जिनसे ज़िंदगी में सांसें चलती हैं, और फुरकान उसका दोस्त, उसका गमगुसार था। फुरकान ने उसे पुरसकून करके घर भेजा और खुद भी घर की राह ली थी। वो जब से कॉलेज से आई थी परेशान थी। अकेडमी में भी आज उसे सारा मुरझाए चेहरे की वजह पूछती रही उसके, लेकिन वो आज सारा दिन खामोश रही थी। वो अपने कमरे में किताबें फैलाए बैठी थी। एक किताब गोद में पड़ी थी। वो न जाने खला की वुसअतों में किस अनदेखे नुक्ते को खोज रही थी। किसी से मोहब्बत करना जुर्म है तो वो तो मेरे महरम है। हलाल मोहब्बतें तो सुकून देती हैं, फिर मुझे क्यों इतनी बेचैनी है? वो खुद से सवाल करते बोली थी। एक तो दिल रात से अपने इख्तियार में नहीं था। उसका नाजुक दिल धक धक कर रहा था। वो रोशनाल के अगले लाहे अमल से डर भी बहुत रही थी। मगरिब की अजान सुनती नमाज अदा की और कमरे से बाहर आई तो किचन में चली आई। हॉटपॉट में उसका नाश्ता वैसे ही पड़ा था, मतलब वो सुबह नाश्ता करके नहीं गया था। वो प्याज काटने लगी थी, जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सीधा हुई और भागती किचन की खिड़की से उसे देखने लगी। उस दिल को सैराब करने लगी जो सुबह से प्यासा था। वो नज़रों के ज़रिए उसे दिल में उतारने लगी। उसका भरपूर सरापा उसके दिल की दुनिया को दरहम बरहम कर गया, जो बिखरे हुलिये में भी दिल में उतर जाने का हुनर रखता था। वो आज थोड़ा जल्दी आ गया था। वो उसे चोर निगाहों से देखती रही जो संजीदा सी चाल चलता बगैर किचन की तरफ देखे कमरे में चला गया था। अशनाल ने एक बात नोट की, जिस चाल में मजबूती होती थी उसमें आज लड़खड़ाहट थी। पागल है तू भी अशनाल। वो चला गया, लेकिन वो उन जगहों को देख रही थी जहां से वो गुजरा था, और जब होश में आई तो अपने सर पर हाथ मारते बोली, हाय अशनाल, अपने उस नए सितमगर महबूब से पूछ तो ले पानी का। वो अपनी सांसें दरुस्त करते सिंक से पानी भरकर रूम में आई। पानी पी ले। वो हमेशा की तरह उसके आगे पानी पकड़ाते हुए बोली। दिल की बदलती दुनिया से पहली बार दिल के कहने पर उसके लिए पानी लाई थी वो। मुझे प्यास नहीं है। वो अपनी बंद आंखों से बाजू हटाकर नरमी से बोला, जबकि उसकी सूजी आंखें देख, उसका सुर्ख चेहरा देखा। वो बमुश्किल सांस ले रहा था। उसकी तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। उसकी बिगड़ती सांसें देख उसकी सांसें डूबने लगी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। अशनाल ने उसको देखा जो बेचैन लग रहा था, जैसे उसके सीने में आग लगी हो। वो बार बार सीने को मसल रहा था। अब ठीक तो है, ये पानी पी ले। वो अपने नाजुक हाथ उसके कंधे पर रख गई और पानी का ग्लास उसके मुंह के साथ लगाया जो वो हाथ मारकर गिरा चुका था। उसकी हालत देखकर इशनाल के हाथ पांव फूल चुके थे। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जबकि रोशनाल ठीक होता तो रिस्पॉन्स देता ना। वो किचन से फिर पानी भर कर लाई, कांपते हाथों से उसे पानी पिलाने की कोशिश की। पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी हालत थोड़ी सी ठीक हुई तो वो बिना उसकी तरफ देखे लेट गया। आप ठीक तो है ना? वो फिक्रमंदी से उसके कंधे को हिलाते हुए उससे मुखातिब हुई। आंखें खोलकर रोशनाल यही कह सका था। उसको फिक्रमंदी से खुद पर झुका देख, उसके मासूम चेहरे पर अपनी लिए परेशानी देख वो आंखें मूंद गया। उसको क्या तसल्ली देता, वो तो खुद से ही हारा लग रहा था। रोशनाल प्लीज़ साफ साफ बताएं, आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता, मौसम भी ख़राब हो रहा है। वो उसके पास बैठी फिक्रमंद होकर फिर से उसके कंधे को हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, बस बेचैनी है मुझे।
उसको अपने करीब बैठा देख उसके हाथ को उठाता, अपने दिल के मकाम पर रखता, वो मसलने लगा जैसे उसके लम्ब से बेचैनी खत्म हो जाएगी। वो ये करते आंखें फिर से मूंद चुका। उसे बेचैन देखकर वो तड़प उठी और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करके पढ़ने लगी। उसके हाथ पर फूंक कर उसका हाथ दिल पर फेरा था उसने। रोशनाल प्लीज़ बताए ना, अब ठीक है ना? वो उस पर झुकती ऊंची आवाज़ में बोली ताकि वो उसकी आवाज़ सुनकर जवाब दे। अब ठीक हूँ, तुम जाओ और परेशान मत हो। उसने आंखें खोलकर सर्द लहजे में जवाब दिया और बमुश्किल उसे तसल्ली दे पाया था शायद वो उसके परीत पैकर चेहरे को देखने लगा जो रोने के दरपे थी। वाकई वो बस इतना ही कह सकी। उसके कुशादा पेशानी पर नम होते कतरे, उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। अपने नमाज की शक्ल में दुपट्टे को खोलती उसकी कुशादा पेशानी साफ की थी उसने। चेहरा भी नम था, उसका चेहरा भी अपने दुपट्टे से उसने साफ किया। उस जैसे मजबूत मर्द को इस हालत में देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि ये सितमगर कब उसके दिल पर डेरा जमा गया था। वो उसकी बंद आंखें देख उसको दिल में उतारने लगी। उसकी खुली आंखें देखकर वो नजरें नहीं मिला पाती थी। थोड़ी देर वो उसे देखती रही लेकिन उसकी आंखें हनूज बंद थी। परेशान सी वो किचन में आई। उसकी हालत देखकर टांगें कांप रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगी। उस सितमगर की हालत उस पर गिरां गुजर रही थी। बाहर से बादल गरज रहे थे। वो टेरेस के करीब आई। मौसम देखा जो खराब लग रहा था। बारिश होने के आसार मालूम हो रहे थे। खराब मौसम देखकर खौफ की लहरें उसके अंदर सिरायत करने लगी। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद वो हटी और किचन में आकर सालन तैयार करने लगी। सालन तैयार कर चुकी जब अज़ानें होने लगी, आँच ऑफ करके निकली और एक दफ़ा कमरे में झाँका। उसकी तबीयत मालूम करके आए। डोर से ही देखा तो उसको सोते हुए पाया। उसको सोते देख वो अपने रूम में आ गई थी। अब तो पढ़ाई का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वज़ू करके नमाज़ अदा की और सूरह वाक़िया पढ़कर फिर से किचन में आई। आटा गूँथना शुरू किया। आटा गूँथ कर तकरीबन इशा के रोटियाँ डालीं और मेज़ पर रख दी। बाहर बारिश की आवाज़ सुनते उसने पर्दे बंद किए, सब कमरों के डोर बंद किए और उसके रूम में भी जो अभी तक सो रहा था। रोशनाल 2 दफ़ा पुकारने पर भी वो टस से मस ना हुआ। उसके अंदर खौफ की एक लहर आई और वो उसके पास बैठ गई। वो ड्राइवर कहाँ है जो मुझे कल लेकर गया था? इरफान दुरानी गार्ड पर चीखा जो कुर्सी पर बैठा नींद पूरी कर रहा था क्योंकि उसे ऑफिशियल बिजनेस टूर पर जाना था। कर्मों को गैर हाजिर पाकर वो गुस्सा हो रहा था। साहब पीछे क्वार्टर में वो आदमी सो रहा है। वो नींद से झूलती आंखें खोल अंगड़ाई लेते बोला, जल्दी उस पेंडू आदमी को बुला कर लाओ, मुझे एयरपोर्ट जाना है। जी जी साहब मैं जाता हूँ। गार्ड कर्मों को बुलाने के लिए भागा। ओए उठ, तू नींदें पूरी कर रहा है और तुझे साहब बुला रहे हैं। जा बाहर जा, साहब तुझे ऐसा सुलाएगा कि सारी जिंदगी ना उठ सकेगा फिर तू। गार्ड ने अपनी भारी भरकम टांग उस सोए हुए शख्स को मारी थी जो अपना परना अपने नीचे किए ऊँघ रहा था। ऐसे तो कोई भी शख्स नहीं सोता जैसे वो जमीन पर सोया हुआ था। उसके पेवन ज़दा कपड़ों से ही गुर्बत का अंदाजा लगाया जा सकता था। ओ बेगैरत, तूने पठान को टांग मारी, अब पठान तुझे अपनी टांग मारेगा। तूने मेरी सोई गैरत को जगा दिया। करमू ज़मीन पर सोया था जब उस शख्स ने बारी बारी बूटों वाला पाँव उसकी पुश्त पर लगाया था। वो अपनी कमर को मसलता उठ खड़ा हुआ और हवा में टांग उछाली। ओह तुझे सांप सीधा करेगा। मैं जाकर साहब को बोल रहा हूँ कि पठान की गैरत जाग गई है। वो उसे धमकी देते हुए बोलकर उससे उसके मारने से पहले ही बाहर की तरफ लपका। जा, तेरे उस सांप से नहीं डरता मैं। तेरे सांप से क्या, अपने बाप को छोड़कर मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। बता देना अपने सांप को। करमू कुर्लाता हुआ इतनी आवाज में बोला कि कोई सुन ना सके। रुको मैं सांप को बताता हूँ। उसकी धमकी सुनकर उसने फिर उसको धमकी दी। ओ जी तुसी सानू याद कीता है ते असी हाजिर। करमू भागता हुआ गार्ड से पहले इरफान दुरानी के पास पहुंचा और जल्दी से अपनी मादरी जुबान में बात की। तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें अपने साथ जाने के लिए रखा है या सिर्फ खाने और सोने के लिए? हरामखोर इंसान, मॉल से तुम मुझे वापस कब लेकर आए? इधर से निकलना चाहते हो शायद? इरफान दुरानी उसको देखकर गुस्सा बाहर निकालने लगे। और नहीं साहब जी, हम तो आपको देखता रहा पर हम आपको नजर ही नहीं आया और आप उस इतनी बड़ी बला के अंदर चले गए। हम समझा वो बला आपको खा गई। करमू ने मॉल को बला समझकर वजाहत दी। साहब जी ये बाल आपका हवा में उड़ा है क्या? मेरी मोरे कहती है कि मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया। मुझे लगता है आपका बाल भी हवा ले गया। साहब जी तुसी ते इतने अच्छे बंदे हो, गंज तुहानू सोहनी नहीं लगती जी। शट अप जाहिल इंसान, मुझे एयरपोर्ट छोड़कर आ। इरफान दुरानी उसके डफरपन पर चीख उठा था और अपने गंज पर हाथ फेर कर अपने सर को दबोचा था। ओ साहब खैर ना, सर जख्मी हो जासी जी तो अदा तुसा दे वाल ही नहीं। करमू को ऐसा करते देख वो बोले बगैर न रह सका। निकलो इधर से, नहीं तो धक्के मारकर निकलवाऊंगा। उसकी फिर से बात सुनकर इरफान दुरानी गुस्से से धारते हुए बोला, ओ सर जी परेशान ना, शांत रहो। तुसी जहाज ते नहीं जाना ना,
हम आपको छोड़ के आता है। करमू उसको खुद पर ढांढते देख उर्दू पंजाबी मिक्स करके बोला और उसके गुस्से को ठंडा किया और चाबियां जेब से निकाली। जाहिल इंसान। इरफान दुरानी नॉर्मल होकर फिर बुड़बुड़ाया। गाड़ी में बैठा जो वो स्टार्ट कर रहा था। सुनो, तुमने मेरा फोन तो नहीं देखा? इरफान दुरानी फ्रंट सीट पर बैठकर हुक्मिया अंदाज में बोला। सर जी, तुसानू चोट ते नहीं लगी? फिर किथे खून निकलिया तुसां दा? करमू ने गाड़ी चलाते उसकी तरफ फिक्रमंदी से देखते कहा, व्हाट? जाहिल इंसान, अपने काम से काम रखो। अब मुझे मुखातिब मत करना वरना गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। वो उसकी बात सुनता दांत भींचते बोला था, फिलहाल गाड़ी हम चला रहा था, तुसी अपना ख्याल करो, मेरा नहीं। ये कहकर उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी।